कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो जितने अकीदतमंद दलित हैं और मुसलमानों में एक किस्म का इंटरेक्शन जरूरी है, और इसके लिए हमें जरूरी है कि इनकी स्ट्रगल की स्टडी करें और उसमें मुसलमानों के अहम रोल को भी हम जानने की कोशिश करें। आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ कि 1931 या 32 की बात है। उस वक्त महाड़ में 14 तालाब का जो है तहरीक चली थी। 14 तालाब की तहरीक में आता है, एक तालाब था महाड़, शहर महाड़ के बीच में वस्त में एक तालाब है। उस तालाब में पूरे जानवर, परिंदे, हर शख्स जो है पानी पीता था, लेकिन उसको जो है वहां दलितों को मना था पानी पीने का। तो अम्बेडकर ने अपने हुकूक को जताने के लिए ये फैसला किया कि वहां उस तालाब का पानी जाकर पिएंगे। वो जानते थे कि यहाँ का पानी पीने से कोई अमर नहीं होंगे, लेकिन 2 घूंट पीकर वो अपने हुकूक को जताएंगे कि हम भी इंसान हैं, हम भी। तो खैर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तहरीक में बहुत बड़ी अहमियत रखती है ये जो मूवमेंट है 14 तालाब का। उसी शहर में, मैं मुख्तसर तौर पर कहूँगा, उसी शहर में उन्होंने एक फैसला किया कि मनुस्मृति को जलाएं। वो जो दलितों पर जुल्म, जो कुछ भी जुल्म होते हैं उसकी बुनियाद जो है मनुस्मृति है। तो उस वास्ते अब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे महाराष्ट्र से दलितों को जमा किया। 5-6 हजार दलित जमा हो गए। और जमा होने के बाद हुआ ये कि जब वहाँ के हिंदू, ऊंची जात के हिंदुओं को मालूम हुआ कि पूरे महाराष्ट्र से दलित आ रहे हैं, पहले तो उन्होंने एक मरतबा पानी पिया है, अब मालूम नहीं क्या क्या करेंगे, इसलिए वो कोर्ट का, अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने उनको मना कर दिया कि यहाँ तालाब में 14 तालाब का पानी न पिए। तो अम्बेडकर के दिमाग में एक बात आई कि क्या किया जाए, अब इतने लोग सब जमा हो रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि वहाँ एक मनुस्मृति को जलाने की तकरीब कही है या जो भी रस्म है अदा करें। लेकिन जब वहाँ के हिंदुओं को मालूम हुआ तो उन्होंने आजू बाजू, शहर के आजू बाजू खेत थे, ऊंचे जात के वालों के खेत थे। आज की तरह बड़े बड़े हॉल शहर में तो होते नहीं थे उस जमाने में। 1930-31 की बात है, जब पूरे दलित जमा हो गए। अम्बेडकर की क़यादत में मनुस्मृति जलाने की जो बात आई, रिजोल्यूशन पास हुआ, तो वह हिंदुओं रिजोल्यूशन पास करने से पहले हिंदुओं ने कहा कि आप हमारे खेत में नहीं कर सकते ये प्रोग्राम। अम्बेडकर एक कानून, 12 लाख की डिग्री लाए थे, वो कानून शिकनी तो कर नहीं सकते थे। परेशान हो गए कि अब कहाँ ये इतने लोगों को जमा तो किए हैं, लेकिन अब ये मनुस्मृति को जलाने के लिए क्या किया जाए। तो उस वक्त एक वहाँ फतेह खान साहब नामी एक बड़े देशमुख, फतेह खान देशमुख थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप हमारे खेत में कीजिए। वो इतनी टाइमली मदद थी। आज वो जगह पूरे महाराष्ट्र के दलितों के लिए मुकद्दस, वो 5 एकड़ जो जमीन है जो फतेह खान साहब ने दिया अपने प्रोग्राम के लिए, तो पिछले 2 साल पहले हमने जो है बामसेफ के जो रहनुमा थे मोहम्मद मेश्राम साहब को, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो फतेह खान साहब की इतनी नाजुक वक्त पर अम्बेडकर साहब को जो मदद मिली, आज हमें चाहिए कि उस घर का सत्कार करें। फिर मैंने मूक नायक अखबार जो था अम्बेडकर साहब का, उससे जो है जीरोक्स निकाल कर अम्बेडकर साहब को, मोहम्मद मेश्राम साहब को दिया। वो मोहम्मद मेश्राम साहब देखकर बोले कि बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हमने पता चलाया कि मोहम्मद मेश्राम वो फतेह खान साहब के वारिस कोई है क्या। फतेह खान साहब के वारिस जो हैं उनकी नवासी जो है बहुत ज़ईफ 75 साल की हैं। उनके घर पर गए, मैं खुद पर्सनली गया, मोहम्मद मेश्राम साहब आए, और जब वो मनुस्मृति की जलाने की जो है प्रोग्राम आज भी वहाँ हर साल होता है। हजारों दलित पूरे महाराष्ट्र से आते हैं, और उसी 5 एकड़ पे ये वाक़या होता है जहाँ जो फतेह खान साहब ने दिया था। और वो जगह मुकद्दस बन गई है उनके लिए। तो मुसलमानों ने तो उस जगह पर सत्कार किया गया। हमारे फतेह खान साहब की नवासी अब जो है 75 साल की है, उनको लाया गया जलसे में, बड़े कड़कड़ाहट
तालियां बजी, उनको शाल पहनाई गई और बड़े लोग मुतासिर हुए कि इनके नाना अगर वो जगह न देते तो अम्बेडकर साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन फेल हो जाता था। तो खैर ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि ये तारीख को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि ये हमें बुनियादें फराहम करती हैं। दलितों और मुस्लिम की दोस्ती के माने बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन में ठहरना या रिपब्लिकन पार्टी, ये जो है इलेक्शन की जो सियासत होती है, इलेक्शन शुरू होने से शुरू होती है, इलेक्शन खत्म करने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन समाजी लेवल पर एक दूसरे को करीब लाने के लिए तारीख के इन अहम वाकयात का इआदा जरूरी है, वाकफियत जरूरी है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि अपनी किताब जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब पर मैंने लिखा, इसकी मकबूलियत का अंदाजा इससे लग सकता है कि इजराई से पहले 1000 का एडिशन खत्म हुआ इसका, फिर दूसरा जो है एडिशन जो है शाये करना पड़ा मुझे, और पूरे कहां से डिमांड होता है, ना मैं उसकी मार्केटिंग करता हूं, ना पब्लिसिटी करता हूं, ना मेरी भी ताकत है उतनी। जम्मू से हिंदू लोग मंगाते हैं कि आप बाबा साहब की किताब आप भेजिए हमारे, तो मुझे ताज्जुब होता है कि ये कैसे वहां तक पहुंची। तो खैर ये अल्लाह ताला का एहसान है कि ये मेरी किताबें। बाबा साहब अम्बेडकर ने और मुसलमानों के दरमियान होने वाले और ऐसे कौन से वाकयात है जिसमें उनकी दोस्ती का इजहार होता है? दोस्ती का इजहार तो ये अहम चीजें तो ये काफी है ना। सबसे बड़ी बात है, हाँ एक अच्छी बात दिलाई याद आपने, थॉट्स ऑन पाकिस्तान एक किताब लिखी उन्होंने। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में वो इतनी मकबूल हुई उस जमाने में कि जब वो बहस होती तो जिन्ना साहब भी उसी किताब की मदद लेते थे, गांधी भी उसी किताब की मदद लेते थे। और उसमें बहस करने का, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का माइंड को पढ़ना है तो वो किताब पढ़ना चाहिए। वो 8th वॉल्यूम कहलाता है, उनकी जो किताबों का सीरीज है थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उसमें जो है उन्होंने जस्टिफाई किया है कि पाकिस्तान दो, पाकिस्तान अगर आप नहीं देंगे तो इस मुल्क में खिलाफत। कहने का मतलब ये कि ये हिम्मत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते थे। 1939-40 में छपी थी किताब, पूरे इंडिया में मशहूर हो गई थी किताब। और वो उस किताब की बड़े मजेदार उसकी शक्ल, एक मुकदमे की शक्ल में उन्होंने पूरी किताब लिखी। वादी का दावा, एक मुद्दई का दावा क्या है, मुद्दई का क्या स्टैंड है। तनखियात कायम करने के बाद जज फैसला देता है किसी एक फरीक के, उस किस्म का उन्होंने फैसला पाकिस्तान के हक में दिया कि पाकिस्तान को खत्म होना, कायम होना चाहिए बोल के। तो इस तरह से ऐसे अहम वाकयात हैं जो मेरे नाक़िस ख्याल में सामने नहीं आई। ये क्या कम अहम वाकयात हैं? अम्बेडकर साहब को आइन साज असेंबली में पहुंचाना, अंग्रेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मदद करना, 14 तालाब की तहरीक में साथ देना, कालाराम मंदिर का जो बाइकाट का था उसमें भी मुसलमानों ने, मनियार सेठ बोल के एक थे, किसका जिक्र किया जाए साहब। लेकिन ये जो है मैं इससे कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें मैंने सामने लाया, लोगों ने पसंद किया। इस तरह से अम्बेडकर साहब का और मैंने दलित तबके का, मुसलमानों का एक इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताउन ज़रूरी है। दोनों का दुश्मन एक है, मुश्तरका है, और मुकाबला करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इससे कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं मिल सकता। इसके बाद मैं अब आता हूँ कि मैंने आपने जिक्र किया कि आपने कौन कौन सी किताबें, एक अहम किताब जो है मेरी सबसे जो मुख्तसर है लेकिन बहुत अहम है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले सदर हकीकत एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के बाव आदम है। अम्बेडकर साहब जो फुले साहब के इंतकाल के 2 साल के बाद पैदा हुए, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने इतराफ किया फुले साहब ने, अम्बेडकर साहब ने, कि मैं इनको अपना गुरु समझता हूँ। इससे इस बात का अंदाजा हो सकता है अम्बेडकर फुले साहब की शख्सियत बहुत ही सीधी सादी थी, और उन्होंने जो है एक मामूली
उनके वालिद फूल बेचते थे और पहला जो है एजुकेशन का तवज्जो उन्होंने दिलाई। उनकी किताब पढ़ने के लायक है। एक कौन सी बातें मैं ज़बानी कह सकता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात को मैं टच करता हूँ कि फुले साहब को अपने मिशन में मुसलमानों की काफ़ी मदद हासिल हुई। ख़ास तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले को जब वो स्टूडेंट थे तो उनके वालिद के दुकान में एक ब्राह्मण नौकर था। उसने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के वालिद को कहा कि आप क्यों बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये क्या तुमको मुलाजिमतें मिलने वाले हैं? आपको तो बच्चे को खेती करना पड़ेगा, इसलिए छुड़ा दो। तो उसके बाप ने, महात्मा ज्योतिबा के वालिद ने छुड़ा दिया। ये उनके मोहल्ले में मुंशी गफ्फार बेग साहब एक अरबी और फारसी के टीचर थे। उन्हें जब देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा स्कूल जाता था और इस साल बेकार फिर रहा है। तो उससे, उनके वालिद से मिलकर उन्होंने कहा क्यों साहब आप ये बच्चा बेकार क्यों फिर रहा है? तो उन्होंने वजह बताई, इस वजह से निकाल दिया स्कूल में। नहीं, ये बच्चा तेज है, अब दोबारा स्कूल में दाखिल करना बहुत बड़ा मरहला था। उसके लिए उन्होंने एक अंग्रेज पादरी, लिज्जत नाम था उसका, LIZZIT, उससे मिलकर कलेक्टर तक पहुंचे, इजाजत लिए, उसको स्कूल में शामिल कराए, दोबारा शामिल कराए। ये 2 साल की जो फुले साहब की तालीम हुई, उसकी वजह से वो अंग्रेजी पर इतना अबूर हासिल किए कि अमेरिका में जो गुलामों के जो जंग आज़ादी वो चल रही थी, हुकूक के लिए, ह्यूमन राइट्स वगैरह पर जितनी किताबें थी वो पढ़ डाले। पढ़कर जो है उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में दलितों की वही हाल है जो उनकी है, इसलिए लोग ब्लैक लोगों की, कालों की, इस वास्ते जो है उन्होंने जो है, और वो बड़े इनकलाबी ख्यालात थे। वो अपने दलितों को कहते थे फुले कि पढ़ लो, हमको आजादी नहीं चाहिए। खास बात मैं आप बता रहा हूँ कि वो अंग्रेजों से आजादी। हाँ, तो देखिए शिवाजी महाराज ने जो मुरासला लिखा था औरंगजेब के नाम पर, उसकी कुछ इख्तिबास मैं आपको सुनाता हूँ जो बड़ी अहमियत का हामिल है। जनाबे वाला कुरान इल्हामी किताब है। अगर आपको इन खुदाई अल्फाज पर ईमान हो तो आप इसमें पाएंगे कि खुदा रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम इंसानों का, न सिर्फ मुसलमानों का। ये हकीकत है कि इस्लाम और हिंदुज़म एक दूसरे से मुतजाद हैं, लेकिन उसका मालिक जिसने मुख्तलिफ रंगों के हसीन इम्तिजाज से जो खाका बनाया है, इसमें ये दोनों मजहब दो मुख्तलिफ रंग हैं। जहाँ मस्जिद में अजान के जरिए खुदा को याद किया जाता है, वहीं मंदिर में घंटी बजाकर उसकी याद ताज़ा की जाती है, वगैरह वगैरह। उसके आगे देखिए, इंसाफ के सख्त तरीन तकाज़ों के पेश नज़र जजिया गैर कानूनी नहीं है। सियासी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये उसी वक्त जायज़ होगा जब एक खूबसूरत औरत सोने के गहने पहनकर एक इलाके से दूसरे इलाके बगैर किसी डर और खौफ और बगैर किसी छेड़छाड़ के गुजर सके। लेकिन इन दिनों तो शहरों में लूट होती है, देहातों की बात तो दूर रही। ये शिवाजी ने किनको लिखा था? ये औरंगजेब को। ये शिवाजी ने औरंगजेब को लिखा था, लेटर लिखा था। यानी इनके जिजिया की पॉलिसी पर बड़ा क्रिटिसिज्म है इनका कि जिजिया तुम आप उसी वक्त इस्तेमाल कीजिए जब मुल्क में अमन और अमान है। तो हदीस कोट कर दिया उन्होंने शिवाजी ने। तो वही बोल रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं कि अब यहाँ तो जो है ऐसा अमन हो कि जब एक खातून जेवर पहनकर बाहिफाजत एक इलाके से दूसरा इलाका चले जाए। तो बड़ी बात है, शिवाजी ने ये बात औरंगजेब से कही, ये तो बहुत बड़ी बात है। हदीस का हवाला देकर शिवा से तो बहुत कोट किया जाता है ये लेटर। और जिज़िया के बारे में उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल जुर्म नहीं है। तो गर्ज ये शिवाजी की शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए, उनके सेक्युलर किरदार पर रोशनी डालने के लिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुसलमान दोस्ती की कुछ मिसालें हैं। अभी तो मैं दूसरे मसाइल को नहीं छेड़ा कि इनके फौज में 65% फौजी मुसलमान थे, कलीदी ओहदों पर मुसलमान थे,
इनकी नेवी को बिल्टअप करने में दरिया सारंग दौलत खां का हाथ है। नूर खां बेग इनका सिपहसाला, अनगिनत नाम है। औरंगजेब के निगरानी से, हिरासत से फरार होने में, मदद देने में मदारी मेहता का नाम आता है, जो आगरे के किले में कपड़ा पहन के सो गया था। तो पुलिस आके देखते थे, हाँ शिवाजी सो गया है। मालूम है कितना रिस्की काम होता है। बहुत अहम बात है। अगर वो मालूम हो जाए तो वो सिवाय कत्ल के और कोई दूसरा हुक्म ही नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद तो शिवाजी महाराज ने आखिर तक इतनी दोस्ती निभा, दोस्ती क्या, मुलाजिम था, वो खिदमत करता था, इतना क्लोज था। आज भी उसका मजार रायगढ़ के किले पर है, उर्स होता है, इनाम है, उसके औलाद में से लोग हैं वहां, हम मिलकर आए हैं उससे। तो अनगिनत पहलू जिंदगी के शिवाजी के ऐसे। एक बात ये भी कही जाती है कि रायगढ़ के किले के पास मस्जिद का कुछ मामला, मस्जिद उन्होंने बनाई थी और मस्जिद के सिलसिले में, या शिवनेरी के किले के सामने मस्जिद बनाई थी उन्होंने, मस्जिद बनाई थी अपने महल के करीब। बल्कि जब उन्होंने मंदिर बनाया तो अपने बोले कि मेरे मुसलमान सिपाहियों के लिए कहाँ है मस्जिद, क्योंकि वो सिपाहियों के लिए, उसका सिचुएशन रायगढ़ किले का ऐसा है, आम आदमी जा नहीं सकता, 2.5 घंटे लगते हैं चढ़ने के लिए। तो उसका जो एक ऑफिशियल नक्शा मैं आपको बताता हूँ रायगढ़ के किले का। ये जो है एक बहुत मशहूर किताब है, रायगढ़ की जीवन कथा। इसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शाये किया है। ये इस दौर का प्रोडक्ट नहीं है, मराठों के दौर का, संभाजी पीरियड का, बहुत पहले से है। तो इसमें हम लोग देखने गए वहां, तो मस्जिद को तो साफ कर दिया पेशवाओं ने, लेकिन नक्शे में जो उस वक्त जो अवेलेबल था, ये असल में दरगाह, ये पीर बोल के जो है ये स्पॉट, ये जो पीर दरगाह बता रहे नहीं है, नहीं ये होगा इसको। तो ये दरगाह है उनकी, मजार है। तो ये किताब ये है रायगढ़ की जीवन कथा। अच्छा, इसमें ये, और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शायद की। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र साहित्यिक यानी संस्कृत मंडल। तो वो उनकी वहां पर मजार है। मजार है। अच्छा, मदारी मदरसा, मदारी मदरसे के उर्स होता है, मुजावर लोग हैं, आज भी इनाम आता है उनको। अच्छा, तो हम लोग कट कर दो।